जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने वादा किया था आपसे, जैसे ही मौलिक अधिकार वाला चैप्टर ख़त्म होगा मैं आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा और सारी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। इस नए वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने लिए हैं और इससे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपने आर्टिकल 33, 34 और 35 को। उसके बाद हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे। जो भी भाई आज चैनल पर नया आया है और वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज हम अनुच्छेद 33 की। अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 32 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास में, और उससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों को अच्छे से समझा था। और आज हम आर्टिकल 33 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है देख लेंगे। तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करना। यानी आर्टिकल 33 हमें ये समझाता है कि जितने भी सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस हैं या अन्य खुफिया एजेंसियां हैं, अन्य खुफिया एजेंसियां जैसे रॉ हो गया हमारा, ठीक है, सीबीआई हो गई, तो इन अन्य एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है कि कारण ये बल अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन कर सकें और उनमें अनुशासन बनाया रखा जा सके। यही कारण है कि अनुच्छेद 33 जो है इनके मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। यानी इनके कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और उनके बीच में अनुशासन को बनाए रखा जा सके। यही कारण है कि अनुच्छेद 33 जो है वो इन सभी बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। ऐसी संसद को शक्ति दी गई आर्टिकल 33 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 34। इसमें व्यवस्था की गई है मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी मार्शल लॉ का मतलब सेना विधि, यानी इसको हम सेना विधि भी बोलते हैं। यानी ये ऐसे क्षेत्र में लगाई जाएगी जहाँ की जो है शासन व्यवस्था एकदम से ख़राब हो गई हो। ठीक है, यानी कानून का पालन करने में लोग असक्षम हो तो उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब भी क्या है, सेना द्वारा सामान्य प्रशासन का नियंत्रण, यानी उस क्षेत्र में उस क्षेत्र का प्रशासन सेना के हाथों में आ जाता है। तो जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है उस क्षेत्र के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद नंबर 34 में व्यवस्था की गई है। ठीक है, मार्शल लॉ को समझते हैं। जब देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है तो सरकार मार्शल लॉ लागू कर सकती है। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। उम्मीद है आपने बड़े अच्छे से इन चीज़ों को समझ लिया है। आगे अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 35 की, तो अनुच्छेद नंबर 35 कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 जो है संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाए और उनको लागू करे। यानी हमने आर्टिकल 13 में हमने ये भी पढ़ा था, अनुच्छेद 13 में, कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को सीमित करे, ठीक है, या उनकी शक्ति को कम करता है। तो ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बना सकती है। अगर ऐसा कोई कानून संसद ने बना लिया है तो न्यायपालिका उसकी जांच करेगा और जहां तक भी वो विधि मौलिक अधिकारों के संबंध में उनका अल्पीकरण करने से संबंधित है वहां तक उसको शून्य कर दिया जाएगा। ये हमने आर्टिकल नंबर 13 में पढ़ लिया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 35A की। अनुच्छेद 35A, जैसा आपको पता होगा, अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 35A जो अब निरस्त हो चुका है, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार देता था। क्या अधिकार देता था? यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को देता था। यानी वहाँ का जो राज्य विधानमंडल था तो उनको एक विशेष अधिकार ये देता था जम्मू कश्मीर के संबंध में। अब इसको समाप्त कर दिया गया है। कब ये समाप्त हुआ था? ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पेपर में ये डेट पूछी गई है। तो अनुच्छेद 35 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है,
जिसके साथ ही धारा 370 को भी हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया था। उम्मीद है आपने तीनों आर्टिकल को अच्छे से समझा है। और हम बात कर लेते हैं आगे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस की। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, और आपके एग्जाम में बहुत ही ये काम आने वाले क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन है बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बात की गई है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन दिया है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं, भाग नंबर 2 हमने पढ़ लिया है। भाग नंबर 2 में किसका प्रावधान है? नागरिकता का। नागरिकता आर्टिकल हमने पढ़े 5 से लेकर 11 तक। और उसके बाद भाग नंबर 3 हमने अभी स्टार्ट किया था, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमने इसमें पढ़े हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 व्यवस्था करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। DPSP इनकी व्यवस्था करेगा। और भाग नंबर 5 जो है, भाग नंबर 5 संबंधित है संघ की कार्यपालिका से। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका से। उम्मीद है बात आपकी समझ में क्लियर तरीके से आ रही है। यानी चारों भाग जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, भाग 2 में नागरिकता हम पढ़ चुके हैं, भाग 3 अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। भाग 4 में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, संसद वगैरह सारी चीज़ें इसी भाग में हमको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें पूछा गया समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यानी समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16 या 17। तो हम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 में हमने समता का अधिकार पढ़ा था। इसमें यानी कानून विधि का शासन सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अनुच्छेद नंबर 15 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 15 में पढ़ा था हमने कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, ठीक, या उसके जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में ये व्यवस्था। अनुच्छेद 16 में क्या किया गया है? यानी सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कहाँ? लोक नियोजन के क्षेत्र में, सरकारी सेवाओं में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 17 में हमने इसको पढ़ा था, अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत है उसका उन्मूलन करता है अनुच्छेद नंबर 17। उम्मीद है बात क्लियर है। सारी चीज़ें जो भी हमने उस टॉपिक में चीज़ें छूट गई थी, तो वो जो क्वेश्चन के अंतर्गत आए हैं नए पॉइंट, हम यहाँ उनको कवर कर लेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है, ये हमने सबसे पहले पढ़े थे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए। तो हम बात कर लेते हैं आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद जो 19 है वो केवल और केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 और 21 ये तीनों आर्टिकल जो है विदेशी और भारतीय दोनों के लिए उपलब्ध है। यानी अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यानी जो छुआछूत है उसका उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। तो जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, उसका उन्मूलन अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत किया जाता है या किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। अनुच्छेद 14 हमने पढ़ लिया है। 19 में क्या हमें बोलने की स्वतंत्रता है। 19 में आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 20 में अभी हमने आर्टिकल 20 डिस्कस किया था, यानी अपराधों के संबंध में अपराधी के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद उसका अनुसरण करेगा? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24A, अनुच्छेद 25A। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को उसका मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 22 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 22 में और 24A और 25A, अनुच्छेद नंबर 22 में ये व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद नंबर 22 जो कहता है, अनुच्छेद नंबर 22 इसमें व्यवस्था है कि आपको जो है कोई भी अधिकारी या कोई भी पुलिसकर्मी अगर गिरफ्तार करेगा तो आपको गिरफ्तारी का जो है कारण जानने का अधिकार होगा इसमें। तो इसमें जो है 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, या हमने पिछली वीडियो में 3 पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिए थे। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे अनुच्छेद नंबर 24A की। अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है? यानी ऐसे स्थान जहां पर जान का खतरा हो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बात की गई है कारखानों या खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया था। तो कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे क्षेत्रों पर नियोजित करने से प्रतिबंधित करता है जहां उनकी जान को खतरा हो? तो अनुच्छेद नंबर 24 ये व्यवस्था करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 22 में हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 23 इसमें क्या है? बलात् श्रम का प्रतिषेध है। बलात् श्रम, ठीक है, वह मानव की खरीद व बिक्री। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 23 बलात् श्रम और मानव की खरीद व बिक्री को प्रतिबंधित करता है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसकी बात कर लेते हैं हम। अनुच्छेद नंबर 31 यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। तो कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये है अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 में क्या व्यवस्था की गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट ये जारी करता है। ठीक है, रिटों को हमने बड़े अच्छे से समझा है। और अनुच्छेद 33 अभी हमने डिस्कस किया है, अनुच्छेद 34 भी अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के समय भी उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया हमें अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 और 21, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 16 और 22। तो ऐसे केवल 2 ही मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी प्रतिबंधित नहीं हो सकते, और वे हैं अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। तो अनुच्छेद 20 में क्या व्यवस्था है? अपराधी के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता। और कैसा जीवन? पशुतुल्य जीवन नहीं, मानव होने के नाते सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन की व्यवस्था करता है अनुच्छेद नंबर 21। उम्मीद है बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं
अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें पूछा गया है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, या प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक वो न्यायपालिका को माना गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों को, दोनों ही मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अनुच्छेद 32 में उल्लिखित नहीं है? अनुच्छेद 32 में हमने 5 रिटों को पढ़ा था, तो निम्न में से वह रिट कौन सी नहीं है जो अनुच्छेद 32 में नहीं है? ठीक है, कौन सी है जो अनुच्छेद 32 में नहीं है? तो हमने पढ़ा था बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है, हमने इसको पढ़ा है। परामादेश मैंडमस, उत्प्रेषण सर्टियोरेरी यानी ये निषेधाज्ञा, ये जो है अनुच्छेद 32 में इस रिट का कोई भी जिक्र, कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये रिट जो है 5 प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है इस रिट में। तो आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको कब समाप्त किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, या 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा, 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो अब ये जो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा है संपत्ति का अधिकार, तो इसको अब क्या कर दिया है? अब ये कानूनी अधिकार है। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? ये संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसको कानून अधिकार बनाया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि जो है अब इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपयुक्त में से सभी। तो ये व्यवस्था करता है मौलिक अधिकारों से या मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा गया अनुच्छेद 13 में, यानी संसद कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों की शक्ति को कम करता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये क्या है? यानी समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद है, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से 17। तो जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार, इन 5 अनुच्छेदों में इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? यानी कोई भी जो व्यक्ति है जिसको हिरासत में लिया गया है गैर कानूनी तरीके से, तो उसके संबंध में कौन सी जो है मौलिक अधिकारों की किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, उसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है? जन्म स्थान, लिंग, ठीक है, मूल वंश या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद नंबर 17 छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद नंबर 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद नंबर 22 इससे संबंधित है। यानी आर्टिकल 22 बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है? यानी किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 25 और 26 में, अनुच्छेद 27 और 28 में, अनुच्छेद 23-24 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 के तहत हमें मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
25-26 में क्या है, हमने इसको पढ़ा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 26 में क्या है, संघ संगठन या धर्म स्थापित, यानी अपने धर्म से संबंधित हमें धार्मिक आयोजन करने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? ठीक है, किन अनुच्छेदों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है? ओके, तो अनुच्छेद नंबर 19 इसका आंसर होगा, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को तो निलंबित ही नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल लगा हो या कुछ भी। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 19 इसका जो है सही आंसर होगा, मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 19। ठीक है, 20 में हमने पढ़ लिया, 21 हमने डिस्कस किया। 21A जो है ये शिक्षा से संबंधित है। 21A जो मौलिक अधिकार है ये शिक्षा से संबंधित है, यानी 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं ठीक है, इनकी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो मौलिक अधिकारों का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। मौलिक अधिकारों का जनक, मौलिक अधिकारों का जो जनक है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, ना कि भीमराव अंबेडकर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इन चारों में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। तो कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें पूछा है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? यानी जो मीडिया है, मीडिया की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो नियमों के समान संरक्षण में, भाषण स्वतंत्र में, स्वतंत्र संघ निर्माण स्वतंत्रता में, कार्य और सामग्री सुरक्षा में। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, इसके तहत वो वर्णित है। उसके बाद आगे बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है सशरीर प्रस्तुत करो? यानी कौन सी रिट ये प्रदर्शित करती है जिसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, विद बॉडी एंड अलाइव, यानी जीवित व्यक्ति होना चाहिए और उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो कौन सी रिट ये तय करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का मतलब यही है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, परमादेश मैंडामस इसका अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, यानी हम आदेश देते हैं, यानी ऐसा कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध इस रिट को जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को हमने अच्छे से पढ़ा है, पांचों रिटों को अच्छे से पढ़ा था। अधिकार परीक्षा में क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से स्थापित हो गया है तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना, यानी ये रिट निर्णय के उत्तरवर्ती चरण में जारी की जाती है, यानी जब फैसला दे दिया गया है और उस फैसले को बदलने के लिए जो रिट आती है वो उत्प्रेषण रिट आती है। यानी कोई भी किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई फैसला अगर गलत तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर दिया गया है तो उस फैसले को बदलने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है आपने क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लिया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, मैंने इनको सेलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। डेट भले ही इन पर ना डाली गई हो, लेकिन ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित पेपर में पूछे गए हैं। उम्मीद है आने वाले एग्जाम में भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा।
ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।